हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जनवरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, तरुण जो है भारत संघ एक ऐसी संस्था है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। कौन है इसके प्रधान? ओके, मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर राजेंद्र सिंह, या फिर पीसी जोशी। तो सही आंसर क्या है इसका? राजेंद्र सिंह। ओके, राजेंद्र सिंह जो है इनका नाम जो है जल के संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। मतलब कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी है ना, तो वो कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों कम हो रहा है? वर्षा का कम होने के वजह से, या फिर वृक्षों का आवरण कम हो रहा है इसलिए, या फिर सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना, या फिर नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं इसीलिए पानी कम हो रहा है। तो सही आंसर क्या है? ज़मीन का अंदर का पानी कम हो रहा है क्योंकि ट्यूबवेल बनाए जा रहे हैं और हाथों के पंप का उपयोग ज़्यादा होने की वजह से कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा मतलब कि एसिडिक वर्षा होती है। ओके, तो जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। जो अम्ल वर्षा है ना, वो जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। तो अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? मतलब अम्ल वर्षा में कौन से रसायन होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो आपका जो सही आंसर है वो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से ये अम्लीय वर्षा होती है। ओके, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से ही ताजमहल का जो कलर है वो पीला पड़ता जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। तो फ्रेश वाटर जो है वो अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ वेरी लिटिल, बहुत कम है फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पे। ओके, सो आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस में पाया जाता है? नदियों में पाया जाता है, झरने में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, या फिर जलप्रपात में पाया जाता है? तो सही आंसर आपका है ग्लेशियर। सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है, पीने लायक जो पानी है, वो ग्लेशियर में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द वाटर। वाटर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ओके, तो जल एक सार्वभौमिक विलायक है, मतलब जल के अंदर सब कुछ मिल जाता है, वो तो हमें पता ही है। विभिन्न पदार्थों के घुलने की क्षमता उसके अंदर होती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, राइट। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, जल का घनत्व 100% से भी सर्वाधिक होता है। तो ये जो कथन है ना, ये गलत है। 100 डिग्री से सर्वाधिक नहीं होता है, तो ये जल का घनत्व जो है वही गलत आंसर है जल के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। रीता जो है ना अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब पूरी फैमिली ही साथ में रह रही है, दादा दादी भी है, चाचा चाची भी है, मम्मी पापा, छोटे भाई बहन सब लोग हैं, तो उस फैमिली को क्या कहते हैं? मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, या फिर संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो वो कौन सा परिवार कहलाएगा जिसमें रीता रहती है? वो संयुक्त परिवार कहलाएगा, क्योंकि उसमें सब परिवार के सभी सदस्य
रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं 67 वाला, ठीक है। एनिमल्स विथ शार्प फ्लैट बॉर्ड टीथ हैव डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रेफरेंस डू दिस एनिमल्स गो फॉर। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिसके आगे के दांत चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं और बड़े होते हैं, वैसे जानवर किस तरीके के खाना खाते हैं वो आपको बताना है। ओके, दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं, दूसरे पशुओं का मांस खाएंगे तो उनके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, बट यहाँ पे तो चपटे की बात हो रही है। घास एवं शाक खाते हैं, फल खाते हैं या फिर अनाज खाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, घास खाते हैं। जैसे कि अगर गाय और भैंसों के दांत देखोगे ना तो आगे के दांत ऐसे चौड़े चौड़े से ही होते हैं, राइट, और चपटे भी होते हैं। तो वो लोग क्या खाते हैं, घास वगैरह ही खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ओके, 68 की अगर बात की जाए, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन एरियाज दैट हैव सलाइन वाटर, मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि खारे पानी में ग्रो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। लवण मृदोद्भिद या फिर समोद्भिद या फिर मरुद्भिद या फिर आतपोद्भिद। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, लवण मृद, मतलब कि अगर लवण का मतलब भी क्या होता है, खारा ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। द पेंटिंग दैट डिपिक्ट अ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर आर यूज। ऐसा पेंटिंग जिसको बनाने में सिर्फ नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता है और उस पेंटिंग को कहा जाता है चित्रकाठी। ओके, उस पेंटिंग को क्या कहा जाता है, चित्रकाठी कहा जाता है। वो पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन पढ़ जब आपने ऑप्शन नहीं देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये तो बिहार के उस पेंटिंग की बात हो रही है। क्या नाम है उसका, नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये जो आंसर है, जो चित्रकाठी वाला आंसर है, वो उसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ये एक नया क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के बारे में ही एग्ज़ाम में पूछा गया है, राइट। बट ये चित्रकाठी जो है वो महाराष्ट्र की फेमस है, वो आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला। आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप्स दैट आर नेटिव टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो आदिवासी रहते हैं ना, उन आदिवासियों का नाम आपको बताना है। क्या वो लोग संथाली जनजाति के हैं या गद्दी जनजाति के या फिर गोंड जनजाति या फिर सहाविया जनजाति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के जो आदिवासी वर्ग है ना, तो वहाँ पे गद्दी जनजाति के आदिवासी पाए जाते हैं। ठीक है, गद्दी जनजाति, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 71 वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम मिजोरम। मतलब मिजोरम का सबसे पुराना ट्रेडिशनल डांस कौन सा है। ओके, सत्रिया नृत्य, रौफ नृत्य, चेराओ नृत्य या फिर गरबा नृत्य। तो आपको तो पता ही है, गरबा नृत्य तो गुजरात का है और मिज़ोरम के बारे में पढ़ा है हम लोग ने। जो चेराओ नृत्य है ना, वो मिज़ोरम का फेमस है। ठीक है, तो चेराओ डांस जो है वो फेमस है, वो बम्बू में रख के कुछ करते हैं ये लोग। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा रेल रूट कौन सा है। कश्मीर टू बेंगलोर, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, मिज़ोरम टू गुजरात, महाराष्ट्र टू मणिपुर। ये आंसर आपको आना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसका आंसर है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी जो ट्रेन है ना, वो सबसे लार्जेस्ट ट्रेन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। कल्पना चावला जो है ना, कल्पना चावला के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो वो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जब सब लोग गए थे, ओके, कल्पना चावला जो है वो एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष पे हुआ था।
ठीक है। तो उनका निधन किस वर्ष में हुआ था वो आपको बताना है, 2000, 1998, 2006, 2003। तो सही आंसर जो है आपका ये हो जाएगा 1998 में इनका निधन हुआ था। ओके, किसका? कल्पना चावला जी का, याद रखना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। पंछी जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव भी करते हैं। तो निम्न में से कौन से पंछी जो है वो पेड़ के तनों पर अपना घोंसला बनाते हैं? तो पेड़ के तनों पर कौन सा पंछी अपना घोंसला बनाता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या आएगा? दर्जिन, मतलब कि जो टेलरिंग बर्ड होती है ना, वो पेड़ के तनों पे अपना घर बनाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं 75 वाला क्वेश्चन। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था। तो क्यों ऐसा कहा था कि विटामिन सी वाला पदार्थ को ज़्यादा खाना चाहिए? यह दृष्टिवर्कण के निर्माण के लिए आवश्यक है, या यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ कर रखता है, इससे भूख बढ़ती है, या फिर यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है? तो जो विटामिन सी है वो क्या करता है? संक्रमण के विरुद्ध लड़ने को ताकत प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th आर आस्क्ड बाय देयर टीचर्स टू डिस्कस व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी। मतलब खाना खाने के बाद उस खाने का हमारे पेट के अंदर क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर रही है टीचर। तो क्यों कर रही है? उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, वो बच्चे को क्या सिखाना चाहती है? ओके, तो पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना चाहती है, या फिर प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना चाहती है, या फिर विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना चाहती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो सही है। मतलब टीचर क्या चाहती है कि बच्चे के अंदर जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं वो सारे क्या हो, बाहर निकले, बच्चा एक्सप्लोर करे उस टॉपिक को, उसके बारे में जितना भी उसको इंट्यूशंस आ रहे हैं सारे वो टीचर को बताए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। मतलब ये लोग म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं, और इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा? तो कौन सा कौशल उनका ज़्यादा डेवलप हो जाएगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचानना, अवलोकन तथा मॉडल का निर्माण करना, या फिर नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो कौन सा स्किल जो है ना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा बच्चा अगर फील्ड ट्रिप पे जाता है तो? ओके, तो क्लासिफिकेशन एंड द एक्सपेरिमेंटिंग, कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स। बच्चा जब फील्ड ट्रिप में जाता है ना तो वो मॉडल्स वगैरह भी बना सकता है ऑब्जर्व करके। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करेगा बच्चा फील्ड ट्रिप पे जाएगा तो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला। जल में वस्तुओं की धुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप, मतलब जल में सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो धुल जाती है, मतलब सब सारी मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप को ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी लाने के लिए बोलती है, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। तो छात्रों से ये सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? क्यों टीचर ने बोला होगा, उसको क्या कारण दिया होगा? तो कारण ये है कि प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, या फिर छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। तो सी और डी जो है आपको सीधा सीधा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल।
प्राइमरी लेवल में, इसमें जो प्राइमरी लेवल पे ये जो 4 चीज़ें दी हैं उसमें से कौन सा ईवीएस का थीम है वो आपको बताना है। तो थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू इज़ द थीम ऑफ ईवीएस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये हमारे ईवीएस का थीम है। अब हम लोग आते हैं 80 वाले क्वेश्चन पे, और 80 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति हमें संवेदनशील बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो कौन से टॉपिक को लिया गया है पाठ्यचर्या के अंदर वो आपको बताना है। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, या फिर जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। किस चीज़ को ऐड किया गया है फर्स्ट से लेकर 5th तक की ईवीएस में, 3rd, 4th, 5th की ईवीएस में कौन से संवेदनशील टॉपिक को लिया गया है। तो वो है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, संवेदनशील बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 वाला। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है कि यह विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, या समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वग्रहों पर ध्यान केंद्रित करता है, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, या फिर सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षक द्वारा होता है। तो ईवीएस प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की सबसे उपयुक्त अगर विशेषता बताई जाए तो ये है कि रटने द्वारा सीखने को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए जो बुक है ना उसमें बहुत सारे ड्राइंग्स को ऐड किया गया है, और जो बुक्स की लैंग्वेज है ना वो भी बहुत सिंपल यूज़ की गई ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ऐसा लगता है कि जो बुक है ना वो बच्चों से बात करती है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में बुक को बनाया गया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड द नैरेटिव इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस की टेक्स्ट बुक में जो कहानियाँ एवं वर्णन का जो उपयोग किया गया है वो किस कारण से किया गया है, इसका आपको बताना है, रीज़न क्या है उसके पीछे। ओके, तो जो कहानी अथवा वर्णन के पात्रों के साथ विद्यार्थी जो है ना वो आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, या विद्यार्थियों को स्वयं कहानियाँ एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है, या फिर कहानियाँ एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करने का आसान लगता है, या फिर शिक्षक जो है विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। तो सही इसका रीज़न क्या है। ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में जो कहानियाँ बताई गई हैं एवं जो वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण यह है कि जो बच्चा है ना वो आसानी से उस स्टोरी को अनुभव कर सकता है। स्टूडेंट जो है ना ईजिली एम्पथाइज विथ कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी और नैरेटिव। ठीक है, उस कहानी को बच्चा खुद क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इतनी ईजी स्टोरी है और इतनी ईजी भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। मतलब ईवीएस में ईवीएस के असेसमेंट के लिए या ईवीएस को पढ़ाते समय उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। मतलब ईवीएस को आपको डेली पढ़ाना चाहिए, या मंथ में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सही क्या प्रवृत्ति है ईवीएस के बारे में आपको ये बताना है। मतलब निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। तो अगर आपको ईवीएस सीखना है, सिखाना है तो प्रतिदिन सिखाएंगे तो ये बच्चे को आएगा। महीने में या 6 महीने में या साल में सिखाओगे तो बच्चे को कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, राइट। अब देखते हैं 84 वाला। 84 में क्या है कि एक ईवीएस की अध्यापिका जो है ना मीरा को शांत कक्षा पसंद है। मीरा नाम की टीचर है और उनको शांत कक्षा पसंद है। तो वो क्या करती है, विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना अपना कार्य करो।
ठीक है, उसके विद्यार्थी निम्न में से किस से वंचित रहेंगे, किस चीज़ से वंचित रहेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, बहुबुद्धि से, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना या फिर सहपाठी द्वारा सीखना। बच्चा जब अकेला अकेला काम करेगा तो वो किस चीज़ से वंचित हो जाएगा, सहपाठी के द्वारा सीखने से वंचित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है। ओके, चलिए अब देखते हैं 85 वाला क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। विद्यार्थी का आकलन करना है तो किस प्रकार से करोगे, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो, या फिर उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो बी और सी जो है ना वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अंक कभी भी संख्यात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अब जो है संख्या में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेड इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को भी टेंशन ना हो। तो बी और सी इसका सही आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता जो है एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्राओं में अन्वेषण प्रक्रिया को बढ़ावा देगी। ठीक है, भोजन विषय पढ़ाते समय बच्चों के अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न होंगी। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए, इसके लिए अनुदेशन देना। छात्रों को विभिन्न छात्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, या फिर छात्रों के परिवार एवं समुदायों के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। तो 86 का आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, 86 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम लोग प्रेरित कर सकते हैं कि वो खुद जाके अपने समुदाय से, परिवार से और सदस्यों से भोजन की जो विविधता है ना उसमें पसंद और नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है 86 के लिए। ओके, चलिए देखते हैं अब 87 वाला। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि मच्छरों का उन्होंने मलेरिया का खोज किया था। ठीक है, कि मलेरिया जो है एक मच्छर के काटने से होता है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या था, क्यों दिया गया स्थान। विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, या फिर विद्यार्थियों को मलेरिया एवं मच्छर से संबंध जोड़ने से सहायता करना, या फिर वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इस पर दृष्टिकोण देना। क्यों जो है डाला गया इस चीज़ को, रोनाल्ड रॉस की जो कहानी है उसको क्यों डाला गया। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका A, B, C, तीनों ही सही है, क्योंकि हमें तीनों ही चीज़ पे फोकस करना है। बच्चा जो है खोज के लिए प्रेरित हो, मच्छरों से संबंधित उनको नॉलेज हो, और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं ये भी पता चले। तो A, B, C सारा ही सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट 88 वाला। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। मीन्स आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट फीचर्स ऑफ अ यूनिट प्लान फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, या फिर आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो ये क्या होता है, जो मतलब कि इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता कौन सी है। तो आपका आंसर है ये कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। मीन्स इट इज़ प्लानिंग फॉर अ लार्ज ब्लॉक ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच इज़ अ कोहेसिव होल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 89 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है भाषा सीखने में कठिनाइयाँ वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को, अच्छा जिसको मतलब भाषा में प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बच्चे पर्यावरण अध्ययन को कैसे सीखेंगे। तो उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, या फिर अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए,
या श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना, या फिर विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को पढ़ने में लैंग्वेज में दिक्कत है तो ईवीएस को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए? तो हमें बच्चे को ईवीएस को व्याख्या जो बड़े बड़े चित्र के माध्यम से, ठोस वस्तुओं के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए अगर उसे लैंग्वेज में दिक्कत है तो। ओके, देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन 90 वाला। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णनों को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ओके, तो क्यों जो बछेंद्री पाल की जो स्टोरी है वो क्यों डाला गया है ईवीएस के अंदर, आपको इन शॉर्ट वह बताना है। तो यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है, या फिर यह अध्याय एक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, या फिर यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सो ऑप्शन नंबर A, B, C, D सारा सब कुछ सही है इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को डाला गया ताकि बच्चों को जो लिंग रूढ़िबद्धता है वो सोच ख़त्म हो जाए, फिर बच्चों को बहुत सारी नॉलेज मिले कि पर्वत चढ़ने पे कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, टीम वर्क के बारे में नॉलेज हो, और एक अनुकरणीय आदर्श भी बच्चों के अंदर प्राप्त हो, मतलब कि प्रोवाइड एग्जम्पलरी रोल मॉडल। सो ऑप्शन नंबर A, B, C, D जो है वो सही है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।